प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को कैसे सिंथेसिस करेंगे डिफरेंट कंपाउंड से, ये हमने देखा था। आज हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड या अपन बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं रिएक्शन ऑफ या केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन को आप क्या बोलते हो? अल्काइल हैलाइड। आज का लेक्चर पूरी तरह से समझने वाला है। बहुत ज्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं, समझेंगे पहले अच्छी तरह से इस लेक्चर को। आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, सुनिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। यहां पर R3, यहां पर R1, ये मान लो कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और यहां पर हैलोजन है। ठीक है, पहले तो इससे हम बात करते हैं कि भाई तू कौन सा रिएक्शन देगा। बेटा अगर ये हैलोजन है तो या तो फ्लोरीन हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है। ये हैलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगा या कम होगा? आप बोलोगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो ये अपने तरफ इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा? पोलराइज करेगा। तो यहां पर कैसा चार्ज? माइनस डेल्टा। यहां पर कैसा चार्ज? प्लस डेल्टा। अब सुनना, यहां पर सुनिएगा सर, ये इधर की तरफ बॉन्ड पोलराइज हो रहा है, ये ग्रुप यहां से बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बाहर निकलेगा, ये चीज यहां पर बच जाएगा। निकलने वाला कौन है? निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज? आप बोलोगे कि निगेटिवली चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज यहां से रिमूव हो रहा है तो आएगा कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल पे निगेटिव चार्ज होता है कि न्यूक्लियोफाइल पे? आप बोलोगे कि न्यूक्लियोफाइल पे। तो यहां से जब न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है तो एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल ही आएगा, मतलब यहां पर क्या आ रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। इसका रिमूवल हो रहा है, इसका एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। किस चीज का सब्स्टिट्यूशन? तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहां न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो अपन बोले कि हेलो एल्केन्स जो हैं, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, वो कौन सा रिएक्शन देंगे? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अब बात आती है कि सर यहां पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक ये न्यूक्लियोफाइल X माइनस बाहर निकल रहा है, जिसे हम लोग बोलेंगे लीविंग ग्रुप। ये कंपाउंड को लीव कर रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? लीविंग ग्रुप। और जो आके ऐड हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो एक ग्रुप निकल रहा है, एक आके अटैक कर रहा है, ये भी माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, माइनस चार्ज आएगा तो आएगा माइनस चार्ज ही, तभी ये न्यूट्रल होगा। अब ये बात आती है कि सर न्यूक्लियोफाइल निकला, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ये सब्स्टिट्यूशन कितने तरीके से हो सकता है? किस तरह से इसका मैकेनिज्म होगा? रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो सकता है? तो रिएक्शन प्रोसीड होने की अगर हम बात करें तो दो यहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है। पहले उन पॉसिबिलिटीज को थोड़ा सा देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। सुनिएगा मेरी बात। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, देखो बेटा, ये जो रेड आपको दिख रहा होगा, रेड मार्कर, दिस इज CX बॉन्ड, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। यहां पर कैसा चार्ज है? X पर माइनस डेल्टा।
यहां पर कैसा चार्ज है? प्लस डेल्टा। और ये जो मैंने लिया है ये न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज है। अब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसको अप्रोच करने के लिए, यहां पर कैसा चार्ज है? माइनस डेल्टा। यहां पर कैसा चार्ज है? प्लस डेल्टा। न्यूक्लियोफाइल आया सामने से कि मैं अटैक करूंगा, ये माइनस और ये माइनस में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? रिपल्सन। तो सामने से आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। ये जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि चाहता है कि मैं तुम्हें निकाल फेंकूं और इस प्लस चार्ज पे मैं अटैक करूं। जैसे ही ये सामने से आया इसका रिपल्सन हुआ, सामने से नहीं आ सकता। जब सामने से नहीं आ सकता तो फिर इसके पास एक और चांसेस है कि ये पीछे से आके अटैक करे, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इसके पीछे से आके अटैक करे। जैसे ही पीछे से आके अटैक करेगा ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो पीछे से अटैक होने के चांसेस है। यहां पर क्या हो रहा है? पीछे से अटैक हो रहा है। तो ये लिविंग ग्रुप एक्स यहां से निकला, एक्स यहां से निकला। अब सुनिएगा, ये जैसे जैसे इधर की तरफ आएगा इनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, तो ये इधर की तरफ हो जाएगा और ये आ गया इधर, इधर से एक्स निकला, इधर आया। इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो? जिधर से हैलोजन निकला उधर ही न्यूक्लियोफाइल आया कि उसके अपोजिट साइड आया? आप बोलो जिधर से हैलोजन निकला उसके अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल आया, उसके अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल आया। यहां पर न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे आगे की तरफ आया वैसे वैसे हैलोजन का निकलना शुरू हुआ। मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ लिविंग ग्रुप ऐसे ऐसे क्या हुआ? डिटैच हुआ। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना दोनों क्या हो रहा है? साथ साथ हो रहा है। बीच में एक ऐसा स्टेज आया होगा ना कि ये आधी तरह से बॉन्ड बना चुका होगा और ये आधी तरह से बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा। उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन स्टेट। उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब इसका निकलना शुरू हो गया है, इसका आना शुरू हो गया और ट्रांजिशन स्टेट का क्या हुआ? फॉर्मेशन हो गया है। तो आप क्या देख रहे हो? एक तो तरीका ये है कि न्यूक्लियोफाइल आए लिविंग ग्रुप को निकाले, कैसे? बैक साइड से अटैक करके। कौन से साइड से अटैक करके? बैक साइड से अटैक करके। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? इस न्यूक्लियोफाइल को फ्री होना चाहिए। इस न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इस न्यूक्लियोफाइल के? सर जितना छोटा साइज रहेगा ना उतना आराम से अटैक करेगा, क्योंकि पीछे से आके अटैक कर रहा है। ये R1, R2, R3 यहां पर जो 3 ग्रुप लगे हुए हैं वो इसके साथ क्राउडिंग कर सकते हैं। तो इस न्यूक्लियोफाइल का साइज जितना छोटा होगा अटैक उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, ये R1, R2, R3 का साइज अगर बहुत बड़ा हुआ पीछे से अटैक हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अगर ये भी अल्काइल ग्रुप R1, R2, R3 तीनों अल्काइल ग्रुप है, पीछे से अटैक होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इतना ज्यादा क्राउडिंग है कि पीछे से अटैक नहीं होगा। अगर ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन हो जाए, छोटे छोटे एटम हो जाए, आराम से आके अटैक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि 1 डिग्री ले, 2 डिग्री ले, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले, तो 1 डिग्री में पीछे से अटैक आसानी से होगा कि 2 डिग्री में कि 3 डिग्री में? आप बोलोगे सर 1 डिग्री में CH3 में सबसे फास्ट अटैक होगा और 3 डिग्री में सबसे स्लो अटैक होगा, या हो ही नहीं पाएगा रिएक्शन, या हो ही नहीं पाएगा रिएक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये अल्काइल हैलाइड है, ये हैलोजन, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों में क्या हो रहा है? कॉलिजन हो रहा है। जैसे आके पीछे से अटैक किया ये बाहर निकल गया, तो ये दोनों के अटैक से रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों के कॉलिजन से रिएक्शन हो रहा है। एक ही स्टेप में दोनों काम हो रहा है, इसका अटैक और इसका निकलना। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि दोनों के अटैक होने से, दोनों के कॉलिजन से यहां पर रिएक्शन हो रहा है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो था ही, लेकिन दोनों के अटैक होने से हो रहा है, दोनों के कॉलिजन होने से हो रहा है, इसलिए इसे बोला गया SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर, 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर। तो इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या बोलेंगे? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है? बैक साइड से अटैक कर रहा है। कहां से? तो बैक साइड से अटैक कर रहा है सर। चलो लेके चलते हैं इसको बैक साइड। ये जाके पीछे से अटैक करना शुरू किया, तो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होना शुरू होगा। क्या बना होगा भाई? ये R3 की जगह पे H ले रहे हैं, क्योंकि 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? R1 R2, यहां पर H है, ये C है, यहां से X का निकलना शुरू हो गया और यहां से न्यूक्लियोफाइल का आना शुरू हो गया। यहां से न्यूक्लियोफाइल का आना शुरू हो गया। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ना तो ये कंप्लीट बॉन्ड है ना तो ये कंप्लीट बॉन्ड है। इस कार्बन से पूछो तुम्हारे पास कितने कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड, बोलेगा 1 2 3, 3 है, तो क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा ट्रांजिशन स्टेट का? sp2 हाइब्रिडाइज। अब ट्रांजिशन स्टेट में से क्या होगा? धीरे धीरे X माइनस बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया? R1। यहां पर क्या आ गया? R2। यहां पर क्या आ गया? R3। और यहां पर आ गया X। ये X अपोजिट साइड में आया है, इसलिए मैंने अपोजिट साइड में दिखाया है। X माइनस जहां से निकला, लिविंग ग्रुप जहां से निकला, उसके अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल आया। ये X नहीं है, क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर कौन आया होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो अपोजिट साइड से आया ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ये फिर से देखो, X माइनस इधर से निकला है और न्यूक्लियोफाइल इधर से आया है। मतलब कहने का, इधर से ये लिविंग ग्रुप इधर से निकला और न्यूक्लियोफाइल आके इधर से जुड़ गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्जन हुआ। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन हुआ। यहां पर H आएगा, क्या हो गया? इन्वर्जन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट हुआ उसमें इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है सर? इन्वर्जन का मतलब होता है जिधर से लिविंग ग्रुप निकला उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आया। तो SN2 रिएक्शन जो है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें क्या होगा? इन्वर्जन होगा या रिटेंशन होगा या दोनों होगा? आप क्या बोलोगे? इन्वर्जन हो रहा है। रिएक्शन पूरा का पूरा एक स्टेप में हो रहा है कि 2 स्टेप में हो रहा है? सर एक ही स्टेप में हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप का डिटैचमेंट, दोनों एक ही साथ हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि लिविंग ग्रुप पहले निकल गया, X माइनस पहले निकल गया, यहां प्लस चार्ज आ गया हो, कार्बोकैटायन बना हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक, लिविंग ग्रुप का निकलना, दोनों साथ साथ हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है और वो ट्रांजिशन स्टेट यहां पर पेंटावैलेंट है। कैसा है? पेंटावैलेंट। पेंटा मतलब 5, 1 2 3 4 5। लेकिन कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। अब आपने केमिकल काइनेटिक्स चूंकि पढ़ लिया है, अब कुछ प्रैक्टिकली यहां पर देखा गया कि सपोज इसका कंसंट्रेशन 1 लिया गया, 1 मोलर, इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लिया गया, तो मान लो कि इसका रेट कितना था? R आ रहा था, तो इसके कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, इसको 1 ही रखा गया, देखा गया कि 2R रेट आ गया। इसके कंसंट्रेशन को 1 रखा गया, इसको 2 रख दिया गया, तो देखा गया कि फिर से 2R आ गया।
इसके कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, इसको भी डबल कर दिया गया, देखा गया कि 4R आ रहा है। क्या आ रहा है? 4R। इसका मतलब ये है, आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा। इसका मतलब ये है कि सर इसके अल्काइल हैलाइड को डबल किया तब भी रेट डबल, न्यूक्लियोफाइल को डबल किया तब भी रेट डबल, अल्काइल हैलाइड को डबल करने पर रेट डबल, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो गया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1। तो यहां से रेट लॉ आप क्या लिख सकते हैं? रेट लॉ R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट इंटू RX मतलब अल्काइल हैलाइड टू द पावर 1 इंटू न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। दोनों का ऑर्डर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2, मतलब ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा सर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर होता है कि फर्स्ट ऑर्डर? सर ये 2 ऑर्डर नहीं बताता है, दिस 2 का मतलब होता है मॉलिक्यूलरिटी। और आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। ऑर्डर एक प्रैक्टिकल देता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल देता है। जो यहां पर रिएक्शन हो रहा था, स्लो स्टेप से पहले, रिएक्शन होने से पहले 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराए हैं। एक ही स्टेप का रिएक्शन है तो स्लो फास्ट की तो कोई बात नहीं है, एक ही स्टेप में हो रहा है। इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं, इसलिए बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? बाई मॉलिकुलर। तो SN2 में अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या बाई मॉलिकुलर, आंसर होगा बाई मॉलिकुलर। दिस 2 इंडिकेट्स मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। एक प्रैक्टिकल किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया कि कहीं पर ये रिएक्शन हो रहा था SN2, एक बार अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया तो देखा गया कि रेट डबल हो गया, मतलब अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1 है। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया तो देखा गया कि रेट भी डबल हो गया, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1। दोनों को डबल किया गया तो देखा गया कि रेट 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में भी 1, इसके रिस्पेक्ट में भी 1। तो हम रेट लॉ क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू K अल्काइल हैलाइड टू द पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1। दिस इज द रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन। कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है? आप बोलोगे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब एक चीज आप बताओ, रिएक्शन में इन्वर्जन हो रहा है या रिटेंशन हो रहा है? आप बोलो कि इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन ठीक वैसा ही जैसे आप अम्ब्रेला लेके हवा में चलते हो, कहीं अगर मान लो कि छतरी लेके, अम्ब्रेला लेके जा रहे हो और रास्ते में बहुत तेज हवा आ गई, अम्ब्रेला वैसे ही रहता है कि उल्टा हो जाता है, पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। तो इसी तरह से क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल इधर से आया, इधर से ये निकला, R1 इधर, R2 इधर, R3 इधर, ये छतरी जैसा क्या हुआ? पूरी तरह से उल्टा हो गया। इसीलिए ये हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन हुआ। इस इन्वर्जन का दूसरा नाम वाल्डेन इन्वर्जन, वाल्डेन साइंटिस्ट का नाम है, वाल्डेन इन्वर्जन भी बोल सकते हैं, और अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो प्रोडक्ट में क्या हुआ? इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जिधर से लिविंग ग्रुप निकला उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया। अब कुछ और भी बातें करते हैं बेटा। सपोज ये अल्काइल ग्रुप होता R1 R2 और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप होता, 3 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजली हो पाता है? सर हो ही नहीं पाता। इजली की तो बात ही छोड़ो, अगर ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप अगर ये हो जाते तो अटैक फिर पॉसिबल नहीं था। मतलब 3 डिग्री यहां पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। 2 डिग्री की अगर बात करें थोड़ा सा जगह मिलेगा, 1 डिग्री की बात करें और ज्यादा जगह मिलेगा। तीनों H हो जाए, मिथाइल क्लोराइड हो जाए, सर ये भी H, ये भी H, ये भी H, और आसानी से रिएक्शन होगा। रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल आराम से जाकर अटैक कर देगा। मतलब कहने का ये है कि यहां पर जो रिएक्टिविटी की बात करें अल्काइल हैलाइड का, रिएक्टिविटी
CH3X सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि CH3X में 3H है तो स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं। एक अल्काइल ग्रुप आया, थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा, 2 आया और ज्यादा बढ़ गया, 3 आ गया, रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब ये रिएक्शन न के बराबर होगा, नहीं होगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन हो रहा है, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड रह रहा है या ब्रेक हो रहा है? आप बोलो सर ब्रेक हो रहा है। ये ब्रेक हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये जितना इजीली ब्रेक हो जाएगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। सपोज यहां पर एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं हटा के दूसरा मार्कर लाना चाह रहा हूं, ये मार्कर को हटाया और मैं दूसरा मार्कर ला के रख दिया, इस कंप्लीट प्रोसेस को मैंने रिएक्शन बोल दिया। तो ये मार्कर जितना इजीली मैं हटाऊंगा उतना ही फास्ट मैं यहां पर आके इसको रख सकता हूं। लेकिन सपोज ये इजीली नहीं हट पा रहा है, ये बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो ये इजीली ब्रेक हो पाएगा क्या? नहीं ब्रेक हो पाएगा। जब इजीली नहीं ब्रेक हो पाएगा तो इजीली मैं इसको रख पाऊंगा क्या? नहीं रख पाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड जितना जल्दी से ब्रेक होगा, जिस तरह से ये ब्रेक होगा, जितना इजीली ब्रेक होगा, उतना ही फास्ट में रिएक्शन करूंगा, उतना ही रिएक्टिव हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर CF, CCl, CBr, CI, सर I के समय बॉन्ड लेंथ आपने बड़ा बताया, F के समय छोटा, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन का साइज बड़ा है। तो ये जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना इजीली ब्रेक कर दूंगा, और जितना जल्दी ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। अपन क्या बोलेंगे? रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, RI का या RF का? आप बोलोगे सबसे इजीली RI बॉन्ड ब्रेक होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव RI होगा। RI के बाद RBr, RBr के बाद RCl, RCl के बाद RF, क्योंकि RI बॉन्ड बहुत बड़ा है, इजीली ब्रेक हो जाएगा। RF बॉन्ड बहुत छोटा है, इजीली ब्रेक नहीं होगा। बड़ा बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, छोटा बॉन्ड डिफिकल्टी से ब्रेक होता है। मतलब कहने का रिएक्टिविटी अगर कहें तो RI इज मोर रिएक्टिव देन RBr इज मोर रिएक्टिव देन RCl इज मोर रिएक्टिव देन RF। और कुछ बातें कर लेते हैं। क्या बना है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज। कैसा है? बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट? यहां पर कार्बन पेंटावैलेंट आया है। पेंटावैलेंट में 2 वैलेंसी पूरी तरह से बॉन्ड बनाई है क्या? नहीं बनाई है। क्या फॉर्मेशन हुआ है? ट्रांजिशन स्टेट। फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर। SN2 में 2 क्या बोलता है? बाईमोलिकुलर या सेकेंड ऑर्डर? 2 बोलता है बाईमोलिकुलर। सेकेंड ऑर्डर कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला। अब बात थोड़ा सा सॉल्वेंट की कर लेते हैं। किस चीज की? सॉल्वेंट की। तो जब मैं तुम्हें सॉल्वेंट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 2 तरह के पोलर सॉल्वेंट होते हैं, एक पोलर प्रोटिक और एक पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकैटायन बनाने का काम आता है, कॉपी के हेड पे नोट कर लेना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो कार्बोकैटायन, रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनाने का काम करता है। मतलब वो अगर डाल दिए यहां पर तो क्या करेगा? कार्बोकैटायन बनाने का काम करेगा। कैसे? अगर मान लो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक एग्जांपल दिमाग में सोचो, कौन सा? H2O मान लो है। तो H2O है तो H पे कैसा चार्ज है? प्लस डेल्टा। OH पे कैसा चार्ज है? माइनस डेल्टा। तो H प्लस चारों तरफ से इससे अट्रैक्ट होगा, OH माइनस चारों तरफ ही प्लस से अट्रैक्ट होगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ब्रेक होगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? कैटायनिक पार्ट को सॉल्वेट करके अनायनिक पार्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल को फ्री कर देता है। कैटायनिक पार्ट को सॉल्वेट करके अनायनिक पार्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है? फ्री कर देता है। जैसे एग्जांपल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का, सपोज कीटोन हमने लिया, O पे माइनस डेल्टा है, तो जैसे मान लो कि न्यूक्लियोफाइल के जगह पे OH माइनस होता, NaOH होता, तो O पे माइनस चार्ज क्या करता? हर जगह से Na प्लस को कंज्यूम कर लिया होता। Na प्लस को कंज्यूम कर लिया, Na प्लस को कंज्यूम कर दिया तो OH माइनस फ्री बन गया, और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, फ्रीली यहां पर है, रिएक्शन फास्ट कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग सॉल्वेंट क्या लेंगे? न्यूक्लियोफाइल को फ्री कराना है। क्या सॉल्वेंट लेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या लेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के, सब दुनिया के जितने भी ईथर है, दुनिया के जितने भी कीटोन्स हैं, DMF, DMSO, ये सब के सब क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट।
तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर इस रिएक्शन में हमने लिया तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का काम ही होता है न्यूक्लियोफाइल को फ्री रखने का, तो ये न्यूक्लियोफाइल को फ्री कर देगा जिससे रिएक्शन बहुत फास्ट होता जाएगा, क्योंकि यही न्यूक्लियोफाइल पीछे से जाके अटैक कर रहा है। तो हम लोग सॉल्वेंट क्या लेंगे यहां पर? पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो रिएक्शन को फेवर करेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री तो अनरिएक्टिव बोल सकते हो। इनर टुवर्ड दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इट इज a one step reaction. In this reaction, nucleophile attacks from backside of leaving group, backside of leaving group, and 100% inversion takes place in product. Formation of transition state takes place, and the hybridization state of carbon in the transition state is sp2. It is practically experimentally observed that reaction follows second order kinetics in which order of reaction with respect to alkyl halide is 1 and order of reaction with respect to nucleophile is 1. Overall order is 2. It is a bimolecular reaction. It is a bimolecular reaction. अब देखो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है यहां पर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि इसको अटैक करके इसको निकालना है, मतलब इसको धक्का मार के इसे बाहर निकालना है। मैं किसी को धक्का मार के बाहर निकाल रहा हूं, मैं किसी को धक्का मार कर बाहर निकाल रहा हूं, तो मैं स्ट्रांग होगा तब इजीली धक्का मारूंगा या वीक होगा कमजोर होऊंगा तब इजीली धक्का मारूंगा? जब मैं स्ट्रांग होऊंगा तो धक्का मार के बाहर निकाल दूंगा। तो चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक से रिएक्शन हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था SN2 रिएक्शन के बारे में, SN2 रिएक्शन के बारे में। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर एक SN1 रिएक्शन आएगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई यहां पर 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। जब 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा तो अब क्या न्यूक्लियोफाइल बोलेगा कि मैं अब रिएक्शन नहीं करा पाऊंगा, मैं अब रिएक्शन नहीं करा पाऊंगा। क्यों भाई? मैं पीछे से जा ही नहीं पा रहा हूं। मैंने बोला कि नहीं यार कुछ भी करके रिएक्शन करा, बोलेगा कि मैं तभी रिएक्शन कराऊंगा जब इस X माइनस को तुम बाहर तोड़ दो। और याद करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दो, H2O डाल दो, X माइनस को H प्लस अट्रैक्ट किया और H पे प्लस डेल्टा जो है X माइनस से अट्रैक्ट हुआ और O पे जो माइनस डेल्टा है इस प्लस चार्ज से अट्रैक्ट हुआ और बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर जाएगा। मतलब 3 डिग्री पे ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं कि 3 डिग्री पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पहले डाल दिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे ही डालूंगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटायन बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्शन करेगा, लेकिन ये रिएक्शन अलग हो जाएगा। अभी हमें इस रिएक्शन के बारे में समझना है, तो पहले इस रिएक्शन को नोट करिए, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद ये सब नोट करिए, उसके बाद जो भी पॉइंट मैंने समझाया यहां पर लिखूंगा, नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो अभी हमने SN2 रिएक्शन देखा, इसमें क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आकर अटैक कर रहा था, लिविंग ग्रुप सामने से बाहर निकल रहा था। इस प्रोसेस को इन्वर्जन बोला था। न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना दोनों साथ साथ हो रहा था। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था। बाइमोलिकुलर रिएक्शन था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था। न्यूक्लियोफाइल चूंकि फ्री रहेगा तभी जाकर अटैक कर पाएगा, इसलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन था। उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहां पर लिख दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट SN2 रिएक्शन, मतलब बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई ये क्या है? बाइमोलिकुलर रिएक्शन। मोलिकुलरिटी कितनी है? 2 है। बाइमोलिकुलर का मतलब मोलिकुलरिटी 2। रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक किया तो रिएक्शन हुआ। 1 स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में पूरा हो जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का निकलना। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस। यहां पर क्या बन रहा है? ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। और ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2।
इन्वर्जन इन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। प्रोडक्ट जो है उसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन। इन्वर्जन कहने का मतलब लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों अपोजिट साइड से हो रहा है ना। इस इन्वर्जन को हम लोग क्या बोलेंगे, वाल्डेन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन। वाल्डेन इन्वर्जन या इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। रिएक्शन इज फेवर्ड इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों भाई, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को फ्री रखना। लाइक ईथर, कीटोन, डीएमएफ डाई मिथाइल फॉर्मामाइड और डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये फॉर्मामाइड, दो मिथाइल आ गया, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दुनिया के सभी ईथर और कीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो कोई भी सॉल्वेंट आप पोलर एप्रोटिक ले सकते हो। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, प्रैक्टिकली पता चला। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन टू द पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन टू द पावर 1। ओवरऑल ऑर्डर 1 + 1 = 2। रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो CH3X सबसे ज्यादा रिएक्टिव और 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा, और जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा पीछे से न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा। क्योंकि ये बॉन्ड CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए Ri इज मोर रिएक्टिव देन RB, R इज मोर रिएक्टिव देन RCl, इज मोर रिएक्टिव देन RF। तो ये SN2 रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बातें थी, आप इसे नोट करें। उसके बाद हम लोग SN1 रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब SN2 रिएक्शन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद SN1 की तरफ मूव करते हैं। जैसे आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है ना, और यहां पर ये Br है और ये क्या है, H है। इसका रिएक्शन कराया गया NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन क्या है, कीटोन है। कीटोन क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पूछा गया है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा रिएक्शन ये दिया गया है, CN- और किस चीज से रिएक्शन कराया गया, CN- से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। दोनों रिएक्शन में पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सुनिएगा बेटा मेरी बात अच्छी तरह से। देखो ये अल्काइल हैलाइड है, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। और सॉल्वेंट क्या लिया गया है, एसीटोन, जो कि कीटोन है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन, आप बोलोगे कि इन्वर्जन। तो Br यहां पर कहां है बेटा, वेज पे है। ये Br कहां है, वेज पे है। और जब CN- या NaOH में Na+OH- जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, तो किधर से करेगा सर, अपोजिट साइड से। तो Br वेज पे है तो कहां से अटैक करेगा, डैश पे। तो जब ये अटैक करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH कहां आ जाएगा, सुनिएगा, OH सर आ जाएगा यहां पर डैश पे। OH कहां आ जाएगा, डैश पे। और वेज पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ये चीज आपको समझना होगा, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट में क्या होता है, इन्वर्जन। तो जो वेज पे था Br, अब न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, डैश पे जाएगा। सर डैश इधर बनाए हैं, वेज इधर बनाए, इसमें अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर यहां वेज बनाओगे तो यहां H रखना होगा। वेज डैश कहने का मतलब ये राइट लेफ्ट नहीं होता है, ये होता है बोर्ड के बाहर है कि बोर्ड के अंदर है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, आप इसको मिटा के और यहां पर क्या बना सकते हो, यहां पर वेज बना सकते हो। आपको लग रहा है कि सर पहले डैश को बनाया, यहां पर वेज था, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये स्ट्रक्चर जो बनाया था सही था। आप चाहो तो ये भी बना लो, ये भी सही है। यहां पर वेज बना लो और यहां पर डैश बना लो, लेकिन यहां पर कौन आएगा, यहां पर OH- अब नहीं आएगा सर, ये H यहां पर आ जाएगा, OH- तो डैश पे आएगा। क्यों, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन।
सिमिलरली यहां पर Cn माइनस जाएगा, Br को निकालेगा। Br कहां, Cn कहां आएगा, वेज पे आएगा कि डैश पे आएगा? आप क्या बोलोगे सर, Br यहां से निकालोगे तो यहां पर Cn आएगा, लेकिन ये चूंकि इन्वर्जन होता है एसीटोन के साथ, यहां पर जैसे NaCN हमने लिया तो Cn माइनस आया, Br को निकाला अपोजिट साइड से, तो चूंकि ये वेज पे है तो Cn माइनस कहां जाएगा, डैश पे जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डैश पे कौन आ जाएगा, Cn, और यहां क्या आएगा, H। कौन से मैकेनिज्म को फॉलो किया, SN2 को। कौन सा मैकेनिज्म आया, SN2। ये भी कौन सा मैकेनिज्म आया, SN2। तो इसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इन्वर्जन होगा। क्या होगा, इन्वर्जन होगा। जैसे आपसे मान लो कि पूछा गया कि ये 3 कंपाउंड दिया गया है, CH3, CH2, Cl, CH3, CH, CH3Cl and CH3, CH3Cl। बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in correct order of reactivity towards SN2। भाई तो 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री से, तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। आप ये क्वेश्चंस नोट कर लें, उसके बाद हम लोग SN1 रिएक्शन देखें। हाँ बच्चों, अभी हमने देखा था SN2 रिएक्शन, जिसमें अगर देखा जाए ये न्यूक्लियोफाइल है, ये CX बॉन्ड है, तो पीछे से आके ये अटैक किया था। सपोज ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, इसका भी साइज बड़ा, इसका भी साइज बड़ा, इसका भी साइज बड़ा, तो यहां पर क्राउडिंग, यहां क्राउडिंग, यहां क्राउड। अब देखो पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा क्या, नहीं। न्यूक्लियोफाइल से बोले भाई तू जाके पीछे से अटैक कर, बोलेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों ग्रुप, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। मैं पूछा कि अब क्या करना होगा भाई, तेरे को अटैक कराना है, बोलेगा मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। एक काम करो, न्यूक्लियोफाइल क्या ये बोल रहा है, एक काम करो, इस CX बॉन्ड को तोड़ दो, और CX बॉन्ड टूटेगा तो चूंकि X पे माइनस डेल्टा है तो C पे प्लस डेल्टा है, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, और जब प्लेनर हो जाएगा तब मैं आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता हूं। मैं बोला कि अच्छा ऐसी बात है क्या, बोला कि हाँ, किसी तरह से CX बॉन्ड टूट जाए, कार्बोकैटायन बन जाए, तब मैं आके अटैक करूंगा। मैं बोलूंगा तब तो तुम दोनों तरफ से अटैक कर जाएगा, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा, बोलेगा कि हाँ मैं दोनों तरफ से अब अटैक करूंगा। SN2 में तो इन्वर्जन हो रहा था, इधर क्या होगा, इधर से भी अटैक हुआ, पीछे से भी अटैक हुआ, सामने से भी अटैक हुआ। सामने से अटैक होना मतलब जिधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकला उधर से ही न्यूक्लियोफाइल आया, इसे बोलते हैं रिटेन कर जाना, रिटेंशन होना। क्या होगा, रिटेंशन। और पीछे से आके अटैक कर रहा है तो क्या होगा, इन्वर्जन। तो यहां पर रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। लेकिन इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या करना होगा, CX बॉन्ड को तोड़ना होगा, कार्बोकैटायन बनाना होगा, और CX बॉन्ड को तोड़कर कार्बोकैटायन बनाने वाला कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो मैं पूछा कि ये रिएक्शन कौन करा रहा है, न्यूक्लियोफाइल करा रहा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? आपका आंसर होगा कि सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही नहीं होगा तो ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, तो ये आके अटैक ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पीछे पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। तो एक स्टेप में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस बॉन्ड को तोड़ा, कार्बोकैटायन बना दिया। कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है, और उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी।
इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन होगा कि दोनों होगा? आप बोलोगे कि दोनों होगा। दोनों इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा? नियरली इक्वल होगा। एग्जैक्टली इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? भाई अब सुनना मेरी बात। ये जैसे ही पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट आया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहां पर कार्बोकटायन बना। इस रास्ते से अभी गुजर ही रहा था, तब तक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना शुरू कर दिया। अभी ये रास्ते में ही था, रेड कहां था? अभी रास्ते में इधर था। अब ब्लैक के पास दो चांसेस है, न्यूक्लियोफाइल के पास दो चांसेस है, या तो पीछे से आए या तो आगे से आए। आगे से आएगा तो इस रास्ते में कौन मिलेगा? एक्स माइनस न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा? रिपल्सन। आगे से आना प्रेफर नहीं करेगा, पीछे से आना प्रेफर करेगा। मतलब पीछे से आने की टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा, आगे से आने की टेंडेंसी थोड़ा सा कम। मतलब इन्वर्जन ज्यादा, रिटेंशन कम होगा। इन्वर्जन ज्यादा, रिटेंशन कम होगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा SN1 में? सर यहां पर ये जो रिएक्शन हो रहा है वो दो स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट CX बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोकटायन बना रहा है। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके दोनों तरफ से अटैक कर रहा है। यहां पर रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ इन्वर्जन प्रोडक्ट इज स्लाइटली ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सटेंशन हो सकता है। SN1 का मतलब क्या है? यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में जहां पर CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, बॉन्ड का ब्रेक होना, एनर्जी देना, ये रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। कौन सा स्टेप? स्लो स्टेप। तो यहां पर ये स्लो स्टेप था रिएक्शन का। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग। यहां तक न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट था क्या? नहीं था सर। न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी हो जाएगी? 1। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में मॉलिक्युलरिटी कितना है? 1। अब देखो आगे की अगर बात कर ले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली देखा गया, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? ये 1 है। कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ, रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो पहले इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझते हैं, लिखते हैं। देखो यहां पर बेटा क्या है? R1 R2 R3 CX माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आया HOH, मान लो कि आपने लिया, प्लस डेल्टा इस पे माइनस डेल्टा। तो HOH एक ही होगा कि बहुत होंगे? सर बहुत क्या, बहुत से भी ज्यादा होंगे। भाई सॉल्वेंट है, आपको पता ही होगा कि सॉल्वेंट ज्यादा होते हैं मॉलिक्यूल में। ये सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से इस X को मैं क्या कर रहा हूं? रेड कलर से बना दे रहा हूं। OH माइनस जो होगा H2O का, O पे माइनस डेल्टा H, O पे माइनस डेल्टा H। चारों तरफ से बहुत सारे H2O, मैं 2 ही दिखाया हूं, बहुत सारे। अब ये इसको पकड़कर इधर खींचा, ये इसको पकड़कर इधर खींचा, क्या बना होगा? R1 C R2 R3 और यहां पर प्लस चार्ज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। दूसरे स्टेप में क्या होगा? R1 C R2 R3 प्लस चार्ज है। अब इस पे आके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। किधर से होगा? इधर से होगा या इधर से होगा या दोनों तरफ से होगा? सर दोनों तरफ से होगा, लेकिन इधर से अभी X माइनस निकल ही रहा था, तो इधर से आने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम, इधर से आने की टेंडेंसी ज्यादा। तो क्या बन जाएगा यहां पर प्रोडक्ट? क्या बोलेंगे? R1 R2 R3। यहां पर न्यूक्लियोफाइल प्लस R1 R2 R3, यहां पर न्यूक्लियोफाइल।
ये कौन सा प्रोडक्ट है, इन्वर्जन या रिटेंशन? आप बोलोगे कि इन्वर्जन, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया है। और ये क्या है, रिटेंशन प्रोडक्ट। एक बनेगा कि दोनों बनेगा? दोनों बनेगा। कौन ज्यादा होगा, इन्वर्जन या रिटेंशन? आप बोलोगे कि इन्वर्जन प्रोडक्ट इज स्लाइटली ग्रेटर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट इज स्लाइटली ग्रेटर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। कितने स्टेप में रिएक्शन हुआ? 2 स्टेप में। तो ये कौन सा स्टेप है बेटा, फर्स्ट स्टेप है कि सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप। ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि फॉर्म हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होना, एनर्जी देना पड़ता है, एंडोथर्मिक होता है। रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा? ये स्लो स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी दे के करा रहे हैं। स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप रिएक्शन का क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो कौन रिएक्शन फास्ट होगा? सर, जो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनाएगा, जो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनाएगा। मतलब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। ये रिएक्शन का कौन सा स्टेप है, फास्ट स्टेप। क्यों भाई? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। रिटेंशन, इन्वर्जन या दोनों? दोनों। इन्वर्जन इज स्लाइटली ग्रेटर देन रिटेंशन। अब सुनना, यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन की पार्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं, SN1 की बात मैं कर रहा हूं। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है भाई? इस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। RX प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स R न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों तरफ मैंने लिख दिया, सामने से भी पीछे से भी, इसका मतलब SN1 रिएक्शन हो रहा है। वही बात, इसके कंसंट्रेशन को 1 रखा, इसके कंसंट्रेशन को 1 रखा। सपोज रिएक्शन रेट R था, इसको 2 किया, इसको 1 रखा, 2R हो गया। इसको 1 किया, इसको 2 किया, 2R हो गया। इसको 2 किया, इसको 1 किया, तो देखा कि R ही रहा। क्या रहा? R ही रहा। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो यहां पर रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेट वही है। हां, अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो डबल जरूर हो जा रहा है। मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 0। इसके ऑर्डर में, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तो 1। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू अल्काइल हैलाइड पावर 1 न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 0। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 1। न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में 0, अल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बन रहा है? कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। क्या इंटरमीडिएट बना? कार्बोकटाइन। रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप बोलोगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। 1 स्टेप रिएक्शन की 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ सर, इजली ब्रेक होगा। कौन सा, RI या RF? RI। कौन ज्यादा रिएक्टिव? RI, देन RBR, देन RCl, देन RF। कार्बोकटाइन कौन सा स्टेबल होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री? सर 3 डिग्री। रिएक्टिविटी क्या होगा? 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। और वैसे भी अगर ये 3 डिग्री हुआ तो पीछे से अटैक नहीं होगा, तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक करके ही अटैक होगा, मतलब SN1 ज्यादा होगा। तो 3 डिग्री में SN1 होगा कि 1 डिग्री में? आप बोलोगे कि 3 डिग्री में। तो रिएक्टिविटी क्या हो गया? 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। RI इज मोर देन RBR इज मोर देन RCl, देन इज मोर देन RF। तो 2 स्टेप का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं भाई? आप बोलोगे SN2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? SN1। क्या बोलेंगे? SN1 का मतलब क्या होगा? यूनिमोलिकुलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप। ये कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। तो पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद जो भी पॉइंट्स मैंने बताया ये सब पॉइंट मैं नोट कराता हूं। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अभी हमने क्या देखा? SN1 रिएक्शन कैसे होता है? भाई पीछे से अटैक होता है क्या? नहीं सर, पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आके CX बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसको फिर से अगर एक बार समझना चाहें तो देखो आपके सामने मैं समझा रहा हूं। ये ऐसे हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। सपोज ये जो ग्रीन वाला मार्कर है, कौन सा? ग्रीन, ये CX बॉन्ड है। ये एक बड़ा सा ग्रुप, ये एक बड़ा सा ग्रुप, ये एक बड़ा सा ग्रुप। पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अटैक कर पाएगा? नहीं सर। क्यों? क्राउडिंग हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है कि मैं अटैक नहीं करा पाऊंगा। भाई कोई ऐसा सॉल्वेंट लाओ जो इस बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोकैटायन बना दे। ऐसा सॉल्वेंट जो CX बॉन्ड को तोड़ के कार्बोकैटायन बना दे। कौन सा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो रिएक्शन जो होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवर होगा। ये बॉन्ड है कि गया? गया, कार्बोकैटायन बन गया। न्यूक्लियोफाइल अब आके ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से। बताओ बेटा, यहां पर कार्बोकैटायन बनने तक न्यूक्लियोफाइल का कोई काम था क्या? नहीं था। इसलिए रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल आराम से रिएक्शन कर लेगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो पीछे से अटैक करना चाहेगा तो SN2 की तरफ लेके जाएगा। तो SN1 रिएक्शन के लिए कैसा न्यूक्लियोफाइल तुमको चाहिए? वीक। सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर। कौन सा? पोलर प्रोटिक। कार्बोकैटायन बना, इधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा था CX। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। नीचे से आने की टेंडेंसी ज्यादा क्योंकि ये अभी रास्ते में मिल सकता है, तो ऊपर से आने की टेंडेंसी थोड़ा सा कम। इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा, रिटेंशन थोड़ा सा कम। सपोज ये कायरल कार्बन होता, बात समझना आप मेरी। कायरल कार्बन यहां पर होता, ये यहां से निकला, इधर से भी अटैक हुआ, इधर से भी अटैक हुआ, D भी बना, L भी बना। अगर दोनों इक्वल इक्वल बनता तो क्या बोलते? रेसिमिक मिक्सचर बना, कंप्लीट रेसिमाइजेशन हुआ। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो कंप्लीट रेसिमाइजेशन होगा क्या? नहीं सर। इन्वर्जन ज्यादा हो रहा है, रिटेंशन कम हो रहा है। 50-50% दोनों एनेंसियोमर नहीं बन रहा है। इसका मतलब पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। क्या होगा? पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। हो सकता है कि 60% D बन जाए और 40% L बने, तो 40% L और 40% D मिलकर क्या बना लेगा? रेसिमिक मिक्सचर, और 20% बच जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या होता है? कंप्लीट रेसिमाइजेशन या पार्शियल रेसिमाइजेशन? आपका आंसर होना चाहिए पार्शियल रेसिमाइजेशन। 2016 नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। SN1 रिएक्शन जब होता है तो पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा या कंप्लीट रेसिमाइजेशन? तो आंसर क्या होगा? पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। 1 स्टेप में हो रहा है कि 2 स्टेप में? सर 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। तो 2 स्टेप रिएक्शन। रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के हेल्प से हो रहा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के हेल्प से? आप बोलोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वीक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? वीक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। जब न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएक्शन जब ये हो रहा है तो कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का बढ़ाएं तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या कम होगा? सर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों भाई? न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो उन्हीं सभी पॉइंट्स को हमने यहां पर लिख रखा है। इट इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के हेल्प से ये रिएक्शन हो रहा है। एग्जांपल पोलर प्रोटिक का आप चाहो तो H2O, ROH, RC डबल बॉन्ड OOH, जिसमें प्रोटॉन हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो रिएक्शन कहां होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के हेल्प से हो। एक स्टेप का रिएक्शन है कि 2 स्टेप रिएक्शन? 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, CX bond broken by the help of polar protic solvent and formation of carbocation intermediate takes place।
क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और ये रिएक्शन का कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप है तो कैसा होगा? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सिंस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, सो रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इफ पॉसिबल। Retention as well as inversion in product takes place, but amount of retention product is less than inversion product. Inversion ज्यादा है, ये कम है। So in the case of chiral carbon, in the case of ये क्या है? chiral carbon, partial racemization takes place. कौन सा racemization होगा? partial racemization takes place, complete racemization नहीं होता है। एक चीज यहां पर छूट रहा है, उसको मैं लिख दे रहा हूं यहां रेड पेन से। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू अल्काइल हाइलाइट टू द पावर 1 न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 0। तो ओवरऑल कितने ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल हाइलाइट इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इज 0, ओवरऑल ऑर्डर 1। रिएक्टिविटी की बात कर ले, जितना कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना फास्ट रिएक्शन। 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। ये बॉन्ड CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जितना इजिली ब्रेक होगा उतना फास्ट रिएक्शन। RI जल्दी रिएक्शन होगा, उसके बाद RBR, RCl, RH। वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन। वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? SN1 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? SN2 रिएक्शन। तो ये जो भी SN1 रिएक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको मैंने यहां पर लिखा, आप इसे नोट करेंगे। हाँ बच्चों, अब पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और भी SN1 SN2 में जो देखना है एक बार हम लोग देखते हैं। देखो, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सुनिएगा आप। ये मिथाइल है, यहां पर इथाइल है, और सपोज यहां पर प्रोपाइल ग्रुप है और यहां पर Br से दिया गया। इसका रिएक्शन कराया गया NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ H2O या एक्वस KOH कह सकते हो, या H2O से रिएक्शन कराया गया। NaOH भी हटा दो, किसी से रिएक्शन कराया गया? H2O से रिएक्शन कराया गया। भाई H2O है क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और साथ में क्या है? एक वीक न्यूक्लियोफाइल थी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे पहले क्या कराएगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कराएगा। तो चलो भाई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करा देते हैं। अब इस पे क्या होगा? H2O जाके अटैक करेगा, क्या बन जाएगा भाई? OHH, और कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। O पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, यहां से H प्लस बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? ये टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। ये अकेले प्रोडक्ट बनेगा कि दो प्रोडक्ट बनेंगे? सर चूंकि ये कायरल कार्बन बन रहा है तो ये तो बनेगा ही, साथ में इसका एनेंशियोमर भी बनेगा, प्लस इट्स एनेंशियोमर। तो यहां पर क्या हुआ? रेसिमाइजेशन। रेसिमिक मिक्सचर कैसा? पार्शियल या कंप्लीट? तो क्या लिखेंगे? पार्शियल रेसिमाइजेशन। अब चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। कौन सा रिएक्शन फॉलो, यहां पर रिएक्शन फॉलो हुआ? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हुआ? SN1 रिएक्शन। 3 डिग्री अल्काइल था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, ऑब्वियस बात है सर SN1 रिएक्शन को ही फेवर करेगा। अगर बात किया जाए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन दिया क्या?
सर बहुत कम उसकी रिएक्टिविटी थी क्योंकि उसका कार्बोकटायन लेस स्टेबल था। अच्छा, मैं एक अल्काइल हैलाइड बना रहा हूं, उसको देखना ध्यान से। ये कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड है? आप बोलोगे 1 डिग्री है, लेकिन इसका कार्बोकटायन हाईली स्टेबल है। क्यों? Cl माइनस निकालो, +4 रेजोनेंस कर रहा है। दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। ये कैसा है? 1 डिग्री का है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन से Cl अटैच है, ये भी निकलेगा तो कार्बोकटायन स्टेबल है। इसे क्या बोलते हैं? अलाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड और अलाइलिक हैलाइड कार्बोकटायन स्टेबल बनाता है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन देगा? SN1 रिएक्शन भी देगा। क्योंकि 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, SN2 तो दे ही सकता है। SN1 रिएक्शन भी देगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। क्यों? क्योंकि इसका बनने वाला कार्बोकटायन मोर स्टेबल है। तो क्या लिखेंगे? अलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड आर ऑल्सो रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन बिकॉज देयर कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। दूसरी बात कर ले, तो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और यहां पर Cl अटैच है, या बेंजीन से डायरेक्टली अटैच Cl या X अटैच है। तो बेटा आप क्या देख रहे हो कि यहां लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, और जब लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो यहां पर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो इसका ब्रेक होना बहुत डिफिकल्ट हो गया, इसलिए ना तो ये SN1 देगा और ना ही ये SN2 देगा। SN1 ये नहीं देगा, SN2 ये नहीं देगा। मतलब कहने का ये है विनाइलिक, और ये क्या है? विनाइलिक हैलाइड। और ये क्या है? अराइल। तो विनाइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड आर unreactive towards SN1 and SN2 reaction, while allyl halide and benzyl halide are reactive towards SN1 as well as SN2 reaction। ये मुझे समझाना था, ऐसा क्यों हुआ ये सब मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों ये है SN1 और SN2 रिएक्शन। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें आगे देखेंगे कि और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये बहुत अच्छी तरह से आपको कंपेयर करने आना चाहिए, तो आप इसे नोट करें। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नोट करें, अच्छी तरह से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।